देखिए यहाँ हम लोग अब शुरू करने जा रहे हैं माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, नया चैप्टर जिसका रिवीजन सेशन में काम चल रहा है। नया सब रिवीजन सेशन ही चल रहा है यहाँ पे इस टाइम पे। तो सबसे पहले इसमें हम लोग जो बात करने जा रहे हैं वो माइक्रोब्स का क्या, पहले सिनेरियो समझेंगे, फिर उसके बाद हम लोग आगे की बात करेंगे। सिनेरियो क्या है? सिनेरियो ये है कि इनको हमें किन किन हेडिंग्स में पढ़ना होगा। देखिए इन हेडिंग्स के अंडर हमें इस चैप्टर को पढ़ना है। सबसे पहले माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स, माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट, माइक्रोब्स इन प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस, माइक्रोब्स इन एज बायोकंट्रोल एजेंट और माइक्रोब्स एज बायो फर्टिलाइजर। इन 1 2 3 4 5 6 हेडिंग के अंदर आपको पूरा चैप्टर पढ़ना है। लेकिन उससे पहले इंट्रोडक्शन की बात कर लेते हैं, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन यहाँ पढ़ लेते हैं। Besides microscopic plants and animals, माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स और एनिमल्स के अलावा माइक्रोब्स आर द मेजर कंपोनेंट ऑफ बायोलॉजिकल सिस्टम्स ऑन द दिस अर्थ। हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम का एक मेजर कंपोनेंट है। ये आपने पहले भी पढ़ा है डाइवर्सिटी में, डाइवर्सिटी चैप्टर 11 क्लास का, उसको पढ़ चुके हैं। माइक्रोब्स होते क्या? माइक्रोब्स आर प्रेजेंट एवरीवेयर इन सॉइल। कहाँ? हर जगह होते हैं। जहाँ जो चीज हर जगह होती है उसे कहते हैं कॉस्मोपॉलिटन। कॉस्मोपॉलिटन, पॉलिटन, ओमनीप्रेजेंट। ठीक है, जो हर जगह वास करती रहती है। बायोलॉजी में उसे कॉस्मोपॉलिटन कहते हैं। भगवान के टर्म में इसे ओमनी प्रेजेंट कह देते हैं। जैसे ये सॉइल में भी रह सकती है, वाटर में भी, एयर में भी, इनसाइड अवर बॉडीज एंड दैट ऑफ अदर एनिमल्स एंड प्लांट्स, प्लांट्स के अंदर भी रह सकती है। दे आर प्रेजेंट इवन एट द साइट वेयर नो अदर लाइफ फॉर्म्स कुड बी पॉसिबली एग्जिस्ट। ये वहां भी होगी जहां कोई लाइफ की फॉर्म भी नहीं होगी, ठीक है। डीप इनसाइड गीजर्स, जैसे कि हाइड्रोथर्मल वेंट्स में मिलेंगे, या टेम्परेचर में भी हाई एज 100 डिग्री सेंटीग्रेड, 100 डिग्री सेंटीग्रेड में भी वहां भी मिलेंगे। डीप इन सॉइल, गहराई में भी मिलेंगे सॉइल में। अंडर द लेयर्स ऑफ स्नो सेवरल मीटर्स थिक, मोटी से मोटी स्नो की बर्फ के अंदर भी होंगे। एंड दे हाईली एसिडिक एनवायरमेंट, और बहुत ज्यादा एसिडिक एनवायरमेंट में भी ये मिलेंगे। माइक्रोब्स आर डाइवर्स प्रोटोजोआ। माइक्रोब्स जो है उनको हम कहाँ के ग्रुप में रख सकते हैं? माइक्रोब्स हमारे प्रोटोजोआ में भी आ सकते हैं, बैक्टीरिया में भी आ सकते हैं, फंजाई, माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स और प्लांट वायरसेस, विरिवाइड्स एंड आल्सो प्रियॉन्स दैट आर प्रोटीनेशियस इन्फेक्शियस एजेंट। ये सब माइक्रोब्स में ही आएंगे, इन सबको ही हम माइक्रोब्स कहेंगे। यानी प्रोटोजोआ के अंदर भी माइक्रोब्स मिल जाएंगे हमें, बैक्टीरिया भी, फंजाई में भी, माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स और प्लांट वायरसेस में भी, और विरिवाइड्स में भी, और प्रियॉन्स में भी। ये सारी चीजें माइक्रोब्स के अंडर में ही आएंगी। लेकिन माइक्रोब्स लाइक बैक्टीरिया एंड मेनी फंजाई कैन बी ग्रोन न्यूट्रिटिव मीडिया, न्यूट्रिटिव मीडियम के अंदर उसे, जैसे माइक्रोब्स हमने रखा है ये बैक्टीरिया और इसे न्यूट्रिशन दे दिया तो ये ग्रो कर जाएगा, इसकी कॉलोनी बना लेगा। ऐसे तो नहीं दिखेंगे, नंगी आंखों से नहीं दिखते हैं नेकेड आई से, लेकिन जब ये कॉलोनी बना लेंगे तो कॉलोनाइज टू फॉर्म कॉलोनीज एंड दैट कैन बी सीन विद नेकेड आईज, और इनको नंगी आंखों से दिखने लगेंगे। सच कल्चर्स आर यूजफुल इन स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, और ये कल्चर यूजफुल होंगे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की स्टडी में। यहाँ आपको कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म दिखाए जा रहे हैं और उनके नाम यहाँ दिए हुए हैं। ध्यान से देखिए क्योंकि इसके ऊपर यहाँ एक क्वेश्चन भी आएगा। ये ए वाला जो है, ये जो ए है ये क्या है, बी क्या है, सी क्या है और डी क्या है, ये सारी चीजें यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है। तो अगर आप गौर से देखें यहाँ पे तो ए क्या है, बी क्या है, डी क्या है, सी क्या है, आप इसको देखिए। ए है बैक्टीरियोफेज। ये ए कौन सा है? बैक्टीरियोफेज है। इसमें आपको हेड, कॉलर, टेल, प्लेट और पिंस दिख रही है। दूसरा जो बी वाला दिखता है ये है एडिनोवायरस व्हिच कॉजेस रेस्पिरेटरी इंफेक्शन। ये बी वाला क्या है? ये एडिनोवायरस है, ये रेस्पिरेटरी इंफेक्शन कॉज कर रहा है, ठीक है। जो सी वाला है ये रॉड शेप टोबैको मोज़ेक वायरस है। ये सी वाला जो यहां पे दिख रहा है ये रॉड शेप टोबैको मोज़ेक वायरसेस हैं, ठीक। ये इनको मैग्नीफाई कर दिया गया है 1 लाख से 1.5 लाख गुना ज्यादा। और अगर आप इनको देखें, यही ए बी सी इधर देखें तो आपको ये दिख रहे हैं सिर्फ 1,000 या 1,500 गुना ज्यादा करके, यहां लाख गुना ज्यादा कर दिया है, तब आपको ये दिख रहा है। ये रॉड शेप बैक्टीरिया आपको दिख रहा है, ठीक है, जिसको आप यहां देखिए तो रॉड शेप टोबैको मोज़ेक वायरस था। यानी कि ये 1,500 गुना और ये 1 लाख 1.5 लाख गुना, ठीक। अब अगर इन्हीं को हम कॉलोनी में देखें तो ये इनकी कॉलोनीज हो गई। इस तरफ आपको दिख रही है कॉलोनी ऑफ बैक्टीरिया और इधर आपको दिख रही है कॉलोनी ऑफ फंजाई, ठीक। क्लियर है? ये डायग्राम्स भी आपने समझ लिए।
तो अब यू हैव रीड, आपने पढ़ा है दैट माइक्रोब्स कॉज लार्ज नंबर ऑफ ह्यूमन डिजीजेस। अब पता बैक्टीरिया और वायरसेस से बहुत सारी डिजीज हो सकती हैं। दे आल्सो कॉज डिजीज इन एनिमल्स एंड प्लांट्स में भी होती हैं। बट इट शुड बी नॉट मेक यू थिंक दैट माइक्रोब्स आर हार्मफुल। ये जरूरी नहीं कि सारे के सारे माइक्रोब्स हार्मफुल हैं। कुछ माइक्रोब्स अलग अलग तरीके से हमारी मदद भी करते हैं, जिसको हम यहाँ डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात, माइक्रोब्स जो हमारे फायदे के लिए, क्योंकि चैप्टर का नाम ही क्या है, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, हमारे वेलफेयर में कौन सा, माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट। अब हम पहली बात करें कि घर में हम माइक्रोब्स का क्या फायदा उठाते हैं। तो अगर आप घर में देखें तो आप इडली डोसा ये सारी चीजें बना रहे हैं, अलग अलग एग्जाम्पल आते हैं, जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म लैक्टोबैसिलस एंड अदर कॉमनली यूज कॉल्ड लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया ग्रो इन मिल्क एंड कन्वर्ट इट इनटू कर्ड। यानी दूध को दही में बदलने के लिए कौन सा आता है, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, जिसका नाम क्या है, लैक्टोबैसिलस। ड्यूरिंग growth lab produces acids that coagulate the partially digested milk, जो coagulate करेगा और partially digest करेगा मिल्क को, आधा पचा भी देता है दूध को, मिल्क प्रोटीन को। हाँ, मिल्क प्रोटीन जो आपकी कैसीन होती है उसे पैरा कैसीन में बदल देगा। A small amount of curd added to fresh milk inoculum। अब कैसे दूध से दही बनाते हैं, कैसे क्या होता है, हम पहले दूध लेते हैं, उसे गर्म करते हैं, तो हल्का गुनगुना जब हो जाता है तो उसमें हम इनोकुलम थोड़ा दही डाल देते हैं उसमें, और फिर वो इसमें बैक्टीरिया ग्रो करते हैं और ये भी इसको भी जमा देंगे। स्टार्ट रेटेड मिलियंस ऑफ लैक्टोबैसिलस। तो ये न्यूट्रिशन क्वालिटी को इम्प्रूव करेगा। ऐसा जो दूध जो है वो दही में जब बदल जाएगा तो क्या हो जाएगा, इट इम्प्रूव्स द न्यूट्रिशनल क्वालिटी बाय इंक्रीजिंग विटामिन B12। इनमें विटामिन B12 की मात्रा बढ़ जाएगी। इन आवर स्टमक द लैब प्ले वेरी बेनिफिशियल रोल इन चेकिंग डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और लैक्टोबैसिलस जो है हमारे स्टमक के अंदर एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स को भी ग्रो नहीं करने देंगे, बढ़ने नहीं देंगे। ठीक, अब जो डो होता है, जो कि आपका आटा गूंदा हुआ आटा है, डो विच इज यूज्ड फॉर मेकिंग फूड सच एज डोसा एंड इडली, ये भी फर्मेंटेड होता है किससे, बैक्टीरिया से। और इसमें जो पफीनेस आती है, फूला फूला सा आटा दिखता है, ये जो आटा फूल गया होता है कुछ देर बाद, ये पफीनेस क्यों आ रही है, ये वही बैक्टीरिया जो कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस कर रहा था, यानी फर्मेंटेशन के टाइम पे जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस है उसकी वजह से ये फूल गया। वेयर डू यू थिंक द बैक्टीरिया ऑफ दिस फर्मेंटर्स कम, कहां से आएंगे ये, ठीक है, इसमें डाल दिए जाते हैं, कुछ तो खरीद के डाल देते हैं और कुछ में ये नेचर से आता है, एटमॉस्फेयर में उसके स्पोर्स से। सिमिलरली डो व्हिच इज यूज्ड फॉर मेकिंग ब्रेड इज फर्मेंटिंग यूजिंग बेकर्स ईस्ट, और बेकर्स ईस्ट का नाम क्या है, सैक्रोमाइसिस सेरेउसी। द नंबर ऑफ, देखिए नाम याद कर लीजिएगा, सैक्रोमाइसिस सेरेउसी। द नंबर ऑफ ट्रेडिशनल ड्रिंक, जैसे कि आपने देखा साउथ इंडिया में टॉडी मिलती है, उसमें भी माइक्रोब्स ही फर्मेंट करते हैं। टॉडी इज ट्रेडिशनल ड्रिंक साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया बाय फर्मेंटेड सैप ऑफ पाम, ये पाम सैप के फर्मेंटेशन से बनाई जाती है। माइक्रोब्स आर आल्सो यूज्ड इन फर्मेंट फिश, ये फिश को भी फर्मेंट करते हैं। सोयाबीन और बैम्बू शूट जो होता है उसको भी फर्मेंट करने में इनका अहम रोल होता है, तभी तो बैम्बू शूट का अचार बनता है। ठीक, चीज इज आल्सो द ओल्डेस्ट फूड आइटम विच माइक्रोब्स आर यूज्ड, जिसमें हमारे माइक्रोब्स यूज होते हैं। जो चीज है, डिफरेंट टाइप ऑफ चीज आपको दिखते हैं, जैसे स्विस चीज, रॉकेफोर्ट चीज, अलग अलग तरीके की मोज़रेला चीज। तो यहाँ पे आपको डिफरेंट वैरायटी चीज की मिल रही है, उनके फ्लेवर और टेक्सचर अलग अलग है, उनका टेस्ट भी अलग अलग होता है। तो आपको यहाँ पे जो मेन दो चीज का नाम है, स्विस चीज, जो आपको टॉम एंड जेरी में दिखाया गया है, बड़ा बड़ा उसका शेप आ जाते हैं, उसमें छेद बहुत बड़े बड़े होते हैं, उसे हम स्विस चीज कहते हैं। जो लार्ज होल है क्यों आ रहे हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से हो रही है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड कौन निकाल रहा है, बैक्टीरिया निकाल रहा है, जिसका नाम है प्रोपियोनिबैक्टीरियम शर्मिनेट। और रॉकीफोर्ड चीज जो होता है वो पेनिसिलियम रॉकीफोर्टाई होता है, ये फंगस से बनता है। ठीक है, इसके बाद आता है ये माइक्रो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में माइक्रोब्स का क्या यूज है। तो आपको ये समझ में आ गया हाउस होल्ड में। अब इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में देखेंगे, इंडस्ट्रीज में आप बड़े बड़े फर्मेंटर्स का यूज करते हो और वहां बेवरेजेस और एंटीबायोटिक बनाते हो। देखिए इसमें दो नाम आएंगे, बेवरेजेस और एंटीबायोटिक्स। बेवरेजेस यानी कि आपकी जो पीने वाली चीजें होती है, जैसे शराब हो गई, विस्की हो गई, ब्रांडी हो गई, ये सारी चीजें, ठीक है, रम, ये सब बेवरेजेस में ही आती है। ठीक, कैसे बनती है बियर वगैरह, कैसे बन रही है देख सकते हैं। देखिए इसको बनाने में बहुत ही आसान तरीका है, यहाँ फर्मेंटर्स रखे हुए हैं, इन फर्मेंटर्स के अंदर हम क्या डाल देंगे, देखिए वाइन, बियर, विस्की, ब्रांडी, रम, ये सब हमारे बेवरेजेस में आ जाएंगे। ठीक,
और इसके लिए हमारा जो बेकर्स ईस्ट है या ब्रूअर्स ईस्ट है, सैक्रोमाइसिस सेरिस है, इसको यूज करेंगे और ये ब्रूअर्स ईस्ट भी कहलाता है। कहाँ डालेंगे इसको? फर्मेंटेड माल्टेड सीरियल्स एंड फ्रूट जूस और माल्टेड सीरियल्स को हम फर्मेंट करेंगे और क्या बनाएंगे इससे? इथेनॉल बनाएंगे। डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ रॉ मटेरियल यूज्ड फॉर फर्मेंटेशन एंड द प्रोसेस विदाउट या विद डिस्टिलेशन डिफरेंट टाइप ऑफ अल्कोहलिक ड्रिंक्स आर ऑब्टेन्ड। यानी कि कैसा हमने उसमें चीज डाली है और मटेरियल जिसका फर्मेंटेशन हो रहा है और किस प्रोसेस से फर्मेंटेशन कर रहे हैं, डिस्टिलेशन या बिना डिस्टिलेशन के, अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट मिलेंगे। वाइन, बियर, विस्की सब अलग अलग तरीके से बन सकता है। जैसे वाइन और बियर जो प्रोड्यूस होता है विदाउट डिस्टिलेशन, वेयरएज विस्की एंड ब्रांडी, रम, ये प्रोड्यूस होता है बाय डिस्टिलेशन। याद रखिएगा, एक डिस्टिलेशन से बनता है और कुछ बिना डिस्टिलेशन के बनते हैं। वाइन और बियर बिना डिस्टिलेशन के, जिसमें अल्कोहल की मात्रा ज्यादा होगी, ठीक है, उसमें डिस्टिलेशन होगा। जिसमें अल्कोहल की मात्रा कम होगी उसमें डिस्टिलेशन नहीं होगा। विस्की, ब्रांडी, रम में अल्कोहल की मात्रा ज्यादा है, ब्रांडी में तो कम होता है अल्कोहल। वाइन और ब्रांडी में ज्यादा होता है, वाइन और बियर से ज्यादा होता है। वाइन और बियर में बहुत कम होता है, बियर में तो सिर्फ 3% हो जाता है, जबकि रम, ब्रांडी और विस्की में लगभग 30 से 40% और उसके ऊपर तक भी हो सकता है। ठीक है, तो द फोटोग्राफ ऑफ फर्मेंटेशन प्लांट इज शोन इन फिगर। इस फिगर में आप देखिए फर्मेंटर प्लांट का फोटोग्राफ आपको दिख रहा है। इसके अलावा बात आती है एंटीबायोटिक्स की। एंटीबायोटिक्स, एंटी मतलब होता है अगेंस्ट, बायोस मतलब होता है लाइफ। ठीक है, यानी ऐसी चीजें जो लाइफ के अगेंस्ट में काम करती हैं और लाइफ यहाँ पे ली गई है सिर्फ बैक्टीरिया की, उन्हें हम एंटीबायोटिक्स कहते हैं। ठीक है, ये ग्रीक वर्ड था एंटी, अगेंस्ट। ठीक, और इसके अपोजिट हो जाएगा प्रो लाइफ, जो कि नॉट अगेंस्ट में होता है। एंटीबायोटिक्स आर केमिकल्स सब्सटेंसेस व्हिच आर प्रोड्यूस्ड इन सम माइक्रोब्स एंड कैन किल अदर रिलेटेड ग्रोथ एंड और रिलेटेड द ग्रोथ ऑफ अदर, रिटार्ड द ग्रोथ ऑफ अदर माइक्रोब्स। यानी वो केमिकल्स जो या तो किल कर देंगे या रिटार्ड कर देंगे अदर माइक्रोब्स की ग्रोथ को, उन्हें हम क्या कहेंगे? एंटीबायोटिक कहेंगे। सबसे पहला एंटीबायोटिक जो था वो पेनिसिलियम बना था, और पेनिसिलियम फर्स्ट डिस्कवर किया गया था। कैसे डिस्कवर करा गया है? एक साइंटिस्ट है जिसका नाम था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, और ये स्ट्रेप्टोकोकाई बैक्टीरिया के ऊपर रिसर्च कर रहे थे। स्ट्रेप्टोकोकाई को इन्होंने एक उसमें रख दिया ट्रे में, और ट्रे में जब रखा तो देखा थोड़ी देर बाद ये स्ट्रेप्टोकोकाई मर गया। मरने पे इन्होंने ट्रे को देखा कि ट्रे में ऐसा क्या था जिसकी वजह से ये मर गया, तो ट्रे में एक फंगस लगा हुआ था। ट्रे में क्या लगा हुआ था? फंगस। एक फंगस लगा हुआ था, और उस फंगस का नाम था पेनिसिलियम नोटेटम। इसलिए उस फंगस से जो केमिकल निकल रहा था जिसकी वजह से ये बैक्टीरिया मर रहा था, उस केमिकल का नाम इन्होंने क्या रख दिया? पेनिसिलिन। ठीक है, और ये एक चांस डिस्कवरी हो गई, बाय चांस इन्होंने ये इसकी डिस्कवरी कर डाली। तो जो स्टेफाइलोकोकाई, देखिए याद रखिएगा इन्होंने कौन सा बैक्टीरिया लिया? स्टेफाइलोकोकाई। He could not grow. He found out that this is due to the chemical produced by the mold. ये जो mold था वो कौन था? पेनिसिलियम नोटेटम। ठीक, और इसकी वजह से ये निकला। और फिर क्या हुआ? However, its full potential as an effective antibiotic was established much later by Ernest Chain and Howard Florey। यानी कि इसके पूरे इफेक्ट के बारे में सारी बातें जो है वो किसने बताई बाद में? अर्नेस्ट चेन और हार्वर्ड फ्लोरी ने बताई। और एंटीबायोटिक का एक्सटेंसिवली यूज हुआ है अमेरिकन सोल्जर्स को सही करने में, उनके घावों को सही करने में वर्ल्ड वॉर सेकेंड में। और इस वजह से फ्लेमिंग, चेन और फ्लोरी को अवार्ड दिया गया, मिला के नोबेल प्राइज 1945 में इस डिस्कवरी के लिए। ठीक है, और भी एंटीबायोटिक्स होती हैं, अभी क्वेश्चन में आएगा, वो आपको मिल जाएंगी बहुत सारी एंटीबायोटिक्स, और किसने किसने उसकी डिस्कवरी करी। आते हैं अगला, आफ्टर पेनिसिलिन अदर एंटीबायोटिक्स वर आल्सो प्यूरिफाइड एंड ये अदर एंटीबायोटिक्स भी थी। एंटीबायोटिक्स हैव ग्रेटली इंप्रूव्ड आवर कैपेसिटी टू ट्रीट डेली डिजीजेस सच एज। आप कौन कौन सी डिजीज के लिए एंटीबायोटिक का यूज करते हैं? प्लेग, व्होपिंग कफ यानी काली खांसी, और डिप्थीरिया यानी गालघुटू, और लेप्रोसी यानी कुष्ठ रोग। इन सब के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? एंटीबायोटिक्स का यूज हमारे हो रहा है। और आज हम न जाने कहां कहां एंटीबायोटिक्स का यूज करते हैं, आप इमेजिन नहीं कर सकते। केमिकल्स, एंजाइम्स एंड अदर बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स के बारे में बात करते हैं। कुछ केमिकल्स हम बना सकते हैं माइक्रोब से, कुछ एंजाइम बना सकते हैं, और इसके अलावा भी और कुछ बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स। बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? जो बायोलॉजिकली एक्टिव होते हैं, यानी किसी सेल के अंदर एक्टिव काम कर रहे होंगे, वो बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स कहलाएंगे। Microbes are used for commercial and industrial production of certain chemicals like organic acids। अलग अलग तरीके के एसिड्स बनाएंगे, अल्कोहल बना जा सकते हैं, एंजाइम्स बनाए जा सकते हैं। जैसे कुछ एसिड्स के नाम और उनके बनाने वाले बैक्टीरिया के नाम यहाँ देख लेते हैं।
या फंगस के। जैसे एस्परजिलस नाइजर, ये एक फंगस है, ये क्या बनाता है? सिट्रिक एसिड बनाता है। एसिडोबैक्टर एसिटाइल, ये क्या बनाता है? एसिटिक बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया एसिटिक एसिड बनाता है। क्लॉस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम, ये बैक्टीरिया है जो कौन सा एसिड बनाता है? ब्यूटाइलिक एसिड बनाता है। लैक्टोबैसिलस एक बैक्टीरिया, ये कौन सा एसिड बनाता है? एसिडिक एसिड, लैक्टिक एसिड बनाता है। आप अगर ध्यान से देखिए तो सिर्फ एक ही है फंगस जो सिट्रिक एसिड बना रहा है, बाकी सारे बैक्टीरिया हैं जो एसिड बना रहे हैं अलग अलग तरीके के। ठीक, आपको ये नाम रट्टाफिकेशन करना है, बिल्कुल सही से याद कर लीजिए। आगे आते हैं कि कुछ ईस्ट जो है उनका यूज किया जाता है प्रोडक्शन ऑफ इथेनॉल, इथेनॉल के प्रोडक्शन में। अभी तो आपको एसिड मिल गया था, अब ईस्ट जैसे सैक्रोमाइसिस सेरेविसी, अभी आपने इसका यूज किया इथेनॉल के प्रोडक्शन में। एंड फॉर्मुलेशन ऑफ रिमूविंग एक कुछ एंजाइम भी बनाते हैं। एंजाइम जैसे लाइपेज, लाइपेज का यूज होता है डिटर्जेंट में। जो डिटर्जेंट होते हैं आपके, डिटर्जेंट आप जो डालते हो, निरमा ये वो जो भी होते हैं वो सब आप जो डालते हो, वो डिटर्जेंट में ऑयल स्पिल्स को यानी कि तेल को हटाने के लिए एक एंजाइम का यूज किया जाता है, लाइपेज को मिला दिया जाता है इसमें। ये ऑयली स्टेन्स को लॉन्ड्री में हटा देता है और सफाई हो जाती है। आपके कपड़ों की तेल वगैरह लगा तो छूट जाता है। यू मस्ट हैव नोटिस दैट द बॉटल जूस, जो बॉटल जूस आता है हमारे पास, वो रियल का और बाकी सबके जो जूस आते हैं, वो जूस आपने देखे होंगे कि वो बिल्कुल साफ सुथरे होते हैं, क्रिस्टल क्लियर। लेकिन आप घर में निकालो तो उसमें उसके रेशे भी दिखते हैं साथ में। ये रेशे खत्म करे जाते हैं, साफ करे जाते हैं, उसके लिए एक एंजाइम होता है प्रोटीएज टाइप का, वो एंजाइम इसको काम करता है। बॉटल जूस जो होते हैं मार्केट में क्लियर करे जाते हैं किससे? This is because the bottle juice clarified by use of proteinase और protease। ऐसे ही अब यहाँ पे एक और पैक्टिनेज और प्रोटीएज। स्ट्रेप्टोकाइनेज जो प्रोड्यूस हो रहा है, ये बैक्टीरिया है स्ट्रेप्टोकोकस। स्ट्रेप्टोकाइनेज एक चीज प्रोड्यूस कर रहा है, कौन बैक्टीरिया? स्ट्रेप्टोकोकस। इसका यूज क्या करते हैं? ये इसको बाय मॉडिफाइंग जेनेटिक इंजीनियरिंग इस बैक्टीरिया को मॉडिफाई कर लेते हैं और इसका यूज करते हैं क्लॉट बस्टर की तरह। जब आपके कहीं खून जम गया होगा, खून का क्लॉट बन गया होगा नसों में, तो क्या होगा? ये डाल दिया जाएगा स्ट्रेप्टोकाइनेज, ये इन क्लॉट को बस्ट कर देगा और खून का दौरान फिर से शुरू हो जाएगा। ठीक, किससे मिल रहा है? स्ट्रेप्टोकोकस से मिल रहा है। ठीक, और कुछ और अदर बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स हैं जैसे साइक्लोस्पोरिन ए। साइक्लोस्पोरिन ए जो होता है ये इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट है। जब आप किसी आपने किडनी किसी को दे दी अपनी, अब ये किडनी जो है जब जाके किसी दूसरे के ऑर्गन में लगेगी तो हो सकता है इसका, ये जिससे आई हो उसका ब्लड ग्रुप ए हो, जिसके अंदर लग रही हो उसका ब्लड ग्रुप ए बी हो, तो ये इसके लिए एंटीबॉडी बना देगा, ये तो इसे मार देगा। तो इसकी इम्यूनिटी ना हो इतनी तेज, उस एंटीबॉडी से बचाने के लिए इसमें इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट डालते हैं कि इसकी इम्यूनिटी को सप्रेस कर देते हैं, कम कर देते हैं, ताकि ये इसका ऑर्गन को रिजेक्ट ना करे। तो ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के टाइम पे इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट डाला जाता है, उसका नाम है साइक्लोस्पोरिन ए होता है। और इसको बनाता कौन है? ये फंगस बनाता है, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। ऐसे ही एक कोलेस्ट्रॉल, ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट है स्टैटिन्स। ये स्टैटिन क्या होते हैं? ये एक ईस्ट बनाता है, मोनस्कस परक्यूरियस। स्टैटिन कौन बनाएगा? ईस्ट बनाएगा, मोनस्कस परक्यूरियस, और इसका कमर्शियल यूज है ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट की तरह। आपकी बॉडी में भी अगर ब्लड कोलेस्ट्रॉल ज्यादा बढ़ जाएगा तो आपकी ये ब्लड वेसल्स को चोक कर देगा। तो ब्लड कोलेस्ट्रॉल को कम करा जाए इसके लिए आप क्या खाइए? स्टैटिन्स खाए जाते हैं। ठीक है, अब वो किस तरीके से खाएंगे? दवा के रूप में खाएंगे कि किसी दूसरी चीज से, ये आप अपना देखिएगा। ईस्ट बनाता है कौन? मोनस्कस परक्यूरियस। और ये ब्लड कोलेस्ट्रॉल को किस तरीके से कम करता है? ये एक एंजाइम बनाता है जो रिस्पॉन्सिबल होता है कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस के लिए, ये उसी को कम कर देता है, इनहिबिट कर देता है, उसका काम ही नहीं करने देगा। यानी जो एंजाइम कोलेस्ट्रॉल बनाने के लिए जरूरी है बॉडी में, तो उस एंजाइम की ही सिंथेसिस को ब्लॉक कर देगा। और कैसे? कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन करेगा। ठीक है, अब माइक्रोब्स का यूज करते हैं सीवेज में। सीवेज ट्रीटमेंट क्या होता है? देखिए, सीवेज ट्रीटमेंट क्या होता है? जब आप कभी अपने घर से कचरा निकालें, म्युनिसिपल वेस्ट जितना भी पानी निकल रहा है, ये सारा का सारा कहलाता है सीवेज। और इसमें जो पानी है हमारा, ये पीने वाला पानी है जिसको आप कपड़े धोने में, बर्तन धोने में निकाल रहे हो बाहर, और ये सारा का सारा पानी गंदा होकर कहाँ पहुंच रहा है? नदियों में पहुंच रहा है, और नदियों को पोल्यूट कर रहा है। तो नदियों में पहुंचने से पहले इन पानी को क्या करते हैं? हम प्योरीफाई करते हैं, साफ करते हैं। और जिस प्लांट के थ्रू हम काम करते हैं, जिस जगह काम करते हैं, उस प्लांट को क्या कहते हैं? सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। और ये जो प्रोसेस है, सीवेज ट्रीटमेंट प्रोसेस कहलाता है। तो जो म्युनिसिपल वेस्ट है उसे हम क्या कह देंगे? सीवेज कह देंगे।
और सीवेज को हम कई स्टेप में साफ करेंगे। थोड़ा सा स्टेप समझ लीजिए। सबसे पहले क्या करेंगे, जो पानी हमारा नालियों से आ रहा होगा, पहले हम यहाँ एक आयरन मेश लगा देंगे, जाली लगा देंगे, उसे छान लेंगे। तो जो ऊपर उसके पॉलीथीन और ये पत्तियां वगैरह उस पर जा रही होंगी वो यहीं रुक जाएंगी। अब उसको हम एक टैंक में डालेंगे, कुछ देर तक यहाँ उसे रोकेंगे। जब इसे हम यहाँ रोकेंगे, इस टैंक में बड़ा सा टैंक होगा, ये पानी यहाँ जब रुक जाएगा तो क्या होगा, यहाँ उसमें जो पार्टिकल्स होंगे, भारी कंकड़ पत्थर होंगे, ये नीचे की तरफ इसमें बैठ जाएंगे। इसे कह देंगे प्राइमरी स्लज। ठीक, अब जो कुछ भी बन गया, बच गया पानी, थोड़ी देर बाद जो पानी ऊपर की तरफ आ जाएगा, उस पानी को हम दूसरे टैंक में डालेंगे। इसे कहते हैं एरिएशन चैम्बर। इसे क्या कहते हैं, एरिएशन चैम्बर कहते हैं। और इस एरिएशन चैम्बर में हम यहाँ से हवा डालते रहेंगे और कुछ ऑर्गेनिक बैक्टीरिया जो यहाँ पे ग्रो कराएंगे। वो और जो बैक्टीरिया होंगे एरोबिक बैक्टीरिया कहलाएंगे, और वो बैक्टीरिया जो हमारे इस सीवेज में ऑर्गेनिक मैटर होगा उसको खा जाएंगे। जैसे हमारा जो मल वगैरह है इसमें पड़ा हुआ, जो गंदगी है वो सारी इसमें से साफ हो जाएगी। अब ये पानी को हम आगे ले जाएंगे एनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर में। कहाँ ले जाएंगे, एनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर में। उसमें एनएरोबिक बैक्टीरिया होगा। अच्छा, यहाँ क्या हुआ, जब ये बैक्टीरिया ने इस सारी गंदगी को खा लिया तो ये बैक्टीरिया फंगस दोनों मिल गए, बैक्टीरिया और फंगस मिल गए, और ये गुच्छा जो बन जाता है इसे कहते हैं फ्लॉक। ठीक है जी। ये जो फ्लॉक है ये भारी हो जाएगा, ये नीचे की तरफ बैठ जाएगा यहाँ ये गंदगी। ये क्या है, एक्टिवेटेड स्लज है। इसे क्या कहते हैं, एक्टिवेटेड स्लज। ठीक है, वो जो भी एक्टिवेटेड स्लज हो गया। अब इसका यूज क्या कर सकते हैं, इसको वापस से हम इसमें डाल सकते हैं, और जो ये बाकी बचा हुआ होगा उसको ले जाएंगे हम, उससे क्या बना लेंगे, बायो गैस बनाएंगे। क्लियर होगी बात? और यहां से फिर उसको हम नदी में वापस डाल देंगे, जो पानी यहां से निकल गया। कुछ कंडीशंस में इसमें क्लोरीनेशन भी कर देते हैं। थर्ड ट्रीटमेंट है क्लोरीनेशन का, वो यहाँ बताया नहीं गया एनसीईआरटी, तो हम भी यहाँ बताने वाले नहीं। ये तरीका होता है, आइए देख लेते हैं जल्दी से। तो मेनी ऑफ विच जो इट कंटेन्स लार्ज अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर एंड माइक्रोब्स। जो RI सीवेज उसमें क्या है, लार्ज अमाउंट का ऑर्गेनिक मैटर है और माइक्रोब्स हैं, और बहुत सारे में क्या होता है, हैव यू एवर वंडर्ड दिस ह्यूज क्वालिटी ऑफ सीवेज अर्बन एरिया में? आपने देखा भी होगा, दिस कैन नॉट बी डिस्चार्ज इनटू नेचुरल बॉडीज। इसको नहीं कर सकते तो क्या करेंगे, बिफोर डिस्पोजल सीवेज को ट्रीट किया जाता है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में, एंड इट मेक्स लेस पॉल्यूटिंग, और इसमें पॉल्यूशन की मात्रा कम हो जाती है। ट्रीटमेंट वेस्ट इज डन बाय द, ये ट्रीटमेंट का इस वेस्ट का कैसे डन करा जाएगा, बाय द हेटेरोट्रॉपिक माइक्रोब्स नेचुरली प्रेजेंट इन द सीवेज। और ये जो हेटेरोट्रॉपिक माइक्रोब्स हैं उनके द्वारा करा जाएगा। इसमें दो तरीके के ट्रीटमेंट आते हैं, एक होता है प्राइमरी ट्रीटमेंट और दूसरा होता है सेकेंडरी और बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। तो जो प्राइमरी ट्रीटमेंट है उसमें क्या होगा, these treatment steps basically involve physical removal। इसमें क्या हो जाता है, फिजिकल रिमूवल की बात करते हैं। जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि जो उसके ऊपर पड़ी हुई है पॉलिथीन चली आ रही है, पत्तियां पड़ी हुई हैं, उनका रिमूवल कर देंगे तो फिजिकल रिमूवल हो जाएगा इसमें। ठीक है, कैसे होगा, देखिए सबसे पहले इसको हम फिल्ट्रेशन करेंगे, छान लेंगे, और फिर सेडिमेंटेशन करा देंगे। फिल्ट्रेशन यानी छानना, आयरन मेश लगा देंगे तो फिल्टर हो जाएगा, और फिर उसमें सेडिमेंट करा देंगे या नीचे बैठ जाएगा। तो जब नीचे बैठेगा, सब्सिक्वेंट फिल्ट्रेशन करेंगे तो सॉइल और छोटे छोटे स्मॉल पेबल्स जो हैं वो रिमूव हो जाएंगे। इसको कह देते हैं प्राइमरी स्लज, जो नीचे की तरफ बैठ जाएगा। ये सॉलिड जो सेटल डाउन हुए हैं उन्हें हमने क्या कह दिया, प्राइमरी स्लज कह दिया। ऊपर जो पानी रह गया उसे हमने सुपरनेटेड कह दिया, और वो पानी को हम आगे निकालेंगे। देखिए आप यहाँ ये देखिए पानी नीचे गिर रहा है, यानी कि ऊपर की तरफ छन छन के पानी आ रहा होगा, और इस टैंक के अंदर ये पानी भर रहा है। ये प्राइमरी ट्रीटमेंट हो रहा है, और यहाँ नीचे सेटल डाउन हो जाएगा। इसके बाद अगले टैंक में जाएगा, कोई दूसरा टैंक होगा उसमें जाएगा ये पानी। ठीक है, सेकेंडरी या बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट में क्या होता है, अभी हमने आपको बताया कि आपको बैक्टीरिया को ग्रो कराना है। यहाँ बैक्टीरिया जब ग्रो कर जाएगा तो क्या करेगा वो, यहाँ बैक्टीरिया बहुत बड़ा काम कर रहा है, और वो एक बड़ा काम क्या है, BOD बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, BOD को कम कर रहा है। ये BOD को क्या कर रहा है, कम कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है। कैसे, जरा समझिए। BOD होती क्या, पहले तो ये समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए आपने कहा कि यहाँ पे जो मल वगैरह था, ऑर्गेनिक मैटर था, क्या था, ऑर्गेनिक मैटर, और इस मैटर को जो बैक्टीरिया हमारा खाएगा, ये बैक्टीरिया कौन सा है, एरोबिक बैक्टीरिया है। और इस बैक्टीरिया को चाहिए
क्या? इस बैक्टीरिया को चाहिए है ऑक्सीजन, वो ऑक्सीजन हम इसमें डालते रहेंगे लगातार। ये बैक्टीरिया इस ऑक्सीजन से इस सारे गंदगी को खाना शुरू कर देगा, और बैक्टीरिया के साथ साथ यहाँ फंगस जो है वो भी बड़ी हो जाएगी। फंगस के फिलामेंट में ये बैक्टीरिया फंसने लगेगा, और इस तरह से जो गंदगी को ये साफ कर रहा है, उस गंदगी के लिए इसे क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए ना, गंदगी को साफ करने के लिए। तो जितनी ऑक्सीजन चाहिए इस गंदगी को साफ करने के लिए, 1 लीटर पानी में मौजूद ऑर्गेनिक मैटर को पूरा खत्म करने में ये बैक्टीरिया जितनी ऑक्सीजन लेता है उसको क्या कहते हैं? बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड कहते हैं। देखिए बायोलॉजिकल नहीं है, ये बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड है, ठीक। और जैसे जैसे ये बैक्टीरिया इसकी गंदगी को खाता जाएगा, वैसे वैसे ऑक्सीजन कम चाहिए होगी उसे। और यहाँ क्या बन रहे हैं? ये बन जाता है गुच्छा, इसे क्या कह दिया हमने? फ्लॉक कह दिया है, ठीक है। जितनी ऑक्सीजन कम होगी, डिमांड ऑक्सीजन की जितनी कम होगी, इसका मतलब है पानी उतना ज्यादा साफ है। जितनी ऑक्सीजन की डिमांड ज्यादा है, इसका मतलब पानी उतना ज्यादा गंदा है। ये पता लगता है इससे। तो यही बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड है। बीओडी जिसकी हाई, हाँ, बीओडी बीओडी is directly proportional to the 1 upon pollution। हाँ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है पॉल्यूशन के। ठीक है, यानी पॉल्यूशन ज्यादा तो बीओडी कम। क्या? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। बीओडी जिसका जितना ज्यादा वो उतना ज्यादा पॉल्यूटेड। और क्या? हाँ, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। इनवर्सली नहीं है। जितना ज्यादा बीओडी उतना ज्यादा पॉल्यूशन, ठीक है। ऑक्सीजन डिमांड के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। हाँ, ऑक्सीजन जितनी ज्यादा चाहिए है, बीओडी उतना ही कम ज्यादा होगा। ऑक्सीजन, पॉल्यूशन उतना ज्यादा। अगर ऑक्सीजन ज्यादा है तो पॉल्यूशन ज्यादा। ऑक्सीजन ज्यादा डिमांड कर रहा है, इसका मतलब पॉल्यूशन ज्यादा है। ऑक्सीजन कम डिमांड कर रहा है, इसका मतलब पॉल्यूशन कम है। बीओडी यानी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड ज्यादा है, इसका मतलब पॉल्यूशन ज्यादा है। बीओडी कम, इसका मतलब पॉल्यूशन कम कम है। हाँ, ठीक, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चल रहा है डायरेक्टली सब, है। ये याद रखिएगा। अब आगे देखते हैं। तो इसकी डेफिनेशन यहाँ दी हुई है, आप ध्यान से देखिए क्या है। द सीवेज वाटर इज ट्रीटेड till the BOD is reduced. BOD refers to the amount of oxygen that would be consumed if all the organic matter of 1 liter of water is oxidized by bacteria। 1 लीटर पानी में जितना भी ऑर्गेनिक मैटर है वो पूरा पूरा ऑक्सीडाइज हो जाए बैक्टीरिया के द्वारा। उसके लिए जितनी ऑक्सीजन की सप्लाई होगी उसे हम क्या कहते हैं? बीओडी कहते हैं। ठीक, समझ में आ गई बात या नहीं? आ गई। देखिए साफ साफ लिखा हुआ है, द ग्रेटर बीओडी वेस्ट वाटर मोर इज पॉल्यूटिंग पोटेंशियल। इसका पॉल्यूशन ज्यादा होगा, ठीक। अब एक बार इसका पॉल्यूशन कम हो गया, बीओडी कम हो गई, तब क्या होगा? वो जो फ्लॉक बना है उस फ्लॉक को नीचे बैठा देंगे। बैक्टीरिया और फंगस का मिला जुला जो रूप है उसे क्या कहते हैं? फ्लॉक कह देते हैं। ये नीचे बैठ जाएगा, और जब नीचे बैठ जाएगा तो वो उसे कह देंगे एक्टिवेटेड स्लज। और एक्टिवेटेड स्लज को फिर हम बाहर निकाल सकते हैं, और एज अ इनोकुलम भी हम यूज कर सकते हैं अगले वाले में। पंप बैक इनटू द एरिएशन टैंक, फिर से वापस डाल सकते हैं। और फिर हम जो पानी ऊपर का है जो साफ हो गया उसको डाल देते हैं एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में, और वहां एनारोबिक बैक्टीरिया जो है वो उसे खा जाएंगे, ठीक है, जो गंदगी और होगी एनारोबिक। और जो यहां से एक्टिवेटेड स्लज निकला है उससे हम क्या बना लेंगे? बायोगैस, ठीक है। उसमें कौन कौन सी गैसेस होंगी? मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड और कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक। बायोगैस जो होती है उसके अंदर जो गैसेस हैं उनके अलग अलग तरीके की गैस निकल सकती है बायोगैस में। ये डिपेंड करता है कि कौन सी चीज से, यहाँ एक्टिवेटेड स्लज से अगर बना रहे हैं तो मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड और कार्बन डाइऑक्साइड इस बायोगैस में होगी, ठीक है। और सेकेंडरी ट्रीटमेंट प्लांट इज जनरली रिलीज्ड वाटर बॉडीज, और सेकेंडरी ट्रीटमेंट के बाद वाटर बॉडीज में भी डाल देते हैं, पानी को सीधा नदियों में छोड़ दिया गया। तो इस तरह से आपका पूरा सीवेज ट्रीटमेंट हो गया। और सीवेज ट्रीटमेंट के लिए आजकल बहुत ज्यादा ये एक्शन प्लान चल रहे हैं, जैसे गंगा एक्शन प्लान और यमुना एक्शन प्लान मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट ने इनिशिएट किए। और इनका मेजर का काम था, अंडर दीज प्लान्स it is proposed to build a large number of sewage treatment plant so that only treated water may be discharged in rivers। rivers में सिर्फ और सिर्फ ट्रीटेड प्लांट ही पानी ही जाए, ये ना हो कि उल्टा टेढ़ा पानी जाए। अब आप विजिट करिए और जाके पता करिए। अब आते हैं बायोगैस के ऊपर, माइक्रोब्स एंड प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस। देखिए बायोगैस प्लांट पहले देख लीजिए, हम आपको बता देते हैं।
ये बायोगैस प्लांट है, ठीक है। इसमें क्या होता है, जमीन के अंदर गड्ढा कर देते हैं और जमीन के अंदर गड्ढा करके हम स्पेशल टाइप का एक ये लोहे का टैंक डाल देते हैं जिसे हम डाइजेस्टर कहते हैं, और इसका कनेक्शन हम ऊपर से कर देते हैं जहां हम गोबर और जो कुछ भी ऑर्गेनिक मैटर है उसको पानी में मिला के यहाँ डालेंगे। बेसिकली गोबर गैस ही कहते हैं इसे, तो गोबर में पानी मिला के इसे डालते हैं जिसे हम स्लरी बोलते हैं, और ये यहाँ पे रहेगा। इसमें ये एक जो गैस होल्डर है ये तैरता रहता है, ठीक है। इस तरीके से फिट होता है कि गैस बाहर ना जाए। जैसे आपका जो पंप होता है हवा भरने वाला, उसके अंदर तो गैस भरी होती है, इसी तरीके से ये गैस होल्डर ऊपर इसमें फ्लोट करता रहता है। और यहाँ पे रखा जाता है स्लज। स्लज क्या है, जो यहाँ पे गंदगी जो कुछ भी सूख गया है, देखिए पानी तो कुछ कभी ना कभी सूख ही जाएगा, तो चूंकि गोबर के अंदर बैक्टीरिया होता है, गोबर क्या होता है, ये इंटेस्टाइन से ही निकलेगा, ये भी तो एक्सक्रीटा ही है, और इंटेस्टाइन में मिथेनोजेंस होते हैं। किसकी इंटेस्टाइन में, रूमिनेंट्स की, कैटल्स की, उसमें क्या है, मिथेनोजेंस है, और मिथेनोजेन बैक्टीरिया जो है वो मीथेन प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो जितना भी गोबर आया है पानी में मिलके, जिसे हम स्लरी बोल रहे हैं, वो यहाँ पे इकट्ठा हो गया और उससे मीथेन बनाने वाले प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया जो है वो उसमें अपना काम शुरू कर दिया। तो मिथेनोजेंस ने अपना काम शुरू करा और यहाँ से वो गैस निकलना शुरू हो गया, और धीरे धीरे ये जो गैस होल्डर है धीरे धीरे ऊपर उठने लगता है। जैसे जैसे ऊपर उठेगा तो हमें पता लग जाए कि हाँ अब गैस बनने लगी है इसमें, और यहाँ से हमने कनेक्शन कर दिया पाइप का जो गैस को लेके जाएगा आपके घर तक, ठीक। लेकिन अब जब तक पानी रहेगा और सूखेगा नहीं तब तक ही तो ये काम होगा, और सारा का सारा जब वो पूरा कचरा उसने डिस्ट्रॉय कर दिया तब क्या होगा, वो कचरा सूख गया। अब उसको हम यहां से सूखे हुए कचरे को निकाल देते हैं, स्लज को, और यहां से नया डाल देते हैं। इस तरह से यह गैस बनती रहती है, ठीक है। इन सब के बारे में ज्यादा जानकारी हम नहीं देंगे, हम सिर्फ ये बताएंगे कि ये जो बायोगैस है इसमें कौन कौन सी गैसेस मिली हुई होती है और कौन से बैक्टीरिया ये काम कर रहे हैं, ठीक है। आइए, बायोगैस इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, जिसमें मेनली कौन सी गैस होगी, मीथेन होगी, प्रोड्यूस्ड बाय द माइक्रोबियल एक्टिविटी व्हिच मे बी यूज्ड एज फ्यूल्स। हम फ्यूल की तरह भी इस गैस को यूज कर सकते हैं। गैसियस, जो टाइप ऑफ गैसियस एंड प्रोडक्ट्स ड्यूरिंग ग्रोथ ऑफ मेटाबॉलिज्म, टाइप ऑफ गैस प्रोड्यूस, जो किस तरीके की गैस प्रोड्यूस होगी ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा, इट डिपेंड्स ऑन माइक्रोब्स एंड ऑर्गेनिक सब्सटेंस यूटिलाइज। कौन सा माइक्रोब लगा रहे हैं और कौन सा ऑर्गेनिक सब्सटेंस हम यूटिलाइज कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, जो हमारे सिटीज में लगे होते हैं डंग चीज, In the example cited in relation to सॉरी, आपने जैसे डो और चीज में देखा था, वहां कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिली थी और प्रोडक्शन ऑफ बेवरेजेस में, वैसे यहां होगा। हाउएवर सर्टेन बैक्टीरिया व्हिच आर ग्रो anaerobically on cellulosic material produce large amount of methane along with carbon dioxide and hydrogen, तो इन्हें हम मिथेनोजेंस कहते हैं। इन बैक्टीरिया को क्या कहते हैं, मिथेनोजेंस कहते हैं, और उसमें मेन नाम आता है मिथेनो बैक्टीरिया का। These bacteria are commonly found in aerobic sludge anaerobic sludge during sewage treatment। अभी आपको बताया कि ये वाले भी मिलेंगे, anaerobic sludge में भी आपको ये देखने को मिलेगा। These bacteria are also present in rumen, a part of intestine, stomach, rumen reticulum, oomesum, abomasum, ये पार्ट होता है कैटल का, और इसमें लार्ज सेलुलोसिक मटेरियल जो होता है वो प्रेजेंट होता है। In rumen, these bacteria help the breakdown of cellulose and play an important role in nutrition of the cattle। rumen में तो ये काम ब्रेक डाउन करते हैं सेलुलोज को और वहां न्यूट्रिशन में हेल्प कर देते हैं। दस द एक्सक्रीटा, जो कि हमारा डंग है, ऑफ कैटल कॉमर्शियली कॉल्ड गोबर, इज रिच इन दीज बैक्टीरिया। और उसमें गोबर में क्या होगा, यही बैक्टीरिया होंगे, और उनसे जो गैस निकलेगी इसलिए उसका नाम क्या रख दिया, गोबर गैस रख दिया। और इसमें क्या होता है, प्लांट में कंसिस्ट होता है 10 से 15 फीट तक गहरा गड्ढा करके, उसमें हमारा लगा होगा क्या, कलेक्शन होगा जिसमें, ठीक, वो टैंक लगा होगा और उसमें एक फ्लोटिंग कवर लगा होता है, ठीक है, और अलग अलग टाइप की चीजें उसमें हमने डाल दी हैं, पाइप भी लगा हुआ है, सारी चीजें आपको मैं बता दी है। कैटल डंग इज अवेलेबल इन लार्ज क्वांटिटीज इन रूरल एरिया। कैटल आर यूज्ड फॉर वैरायटी ऑफ पर्पसेस, इसलिए तो रूरल एरिया में ये ज्यादा लगाया जाता है। और आगे अगर देखा जाए तो दिस टेक्नोलॉजी, द टेक्नोलॉजी ऑफ बायोगैस प्रोडक्शन वाज डेवलप्ड इन इंडिया मेनली बाय ड्यू टू द एफर्ट ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी IARI एंड खादी एंड विलेज इंस्टीट्यूट इंडस्ट्रीज कमीशन KVIC। आपके स्कूल में के आसपास गांव अगर हो
तो उसमें जाके आप देख लेते हैं, और नहीं हो तो आपने यहाँ देख लिया, पढ़ लिया, आगे क्वेश्चन लगाइएगा। माइक्रोब्स एज बायो कंट्रोल एजेंट, माइक्रोब्स का हम बायो कंट्रोल एजेंट की तरह भी वर्क कर सकते हैं। देखिए आपने जो हमारे कीड़े वीड़े लग जाते हैं तो उसके लिए हम पेस्टिसाइड्स डालते हैं, हम पेस्टिसाइड्स ना डाल के हम माइक्रोब्स का यूज कर ले एज अ बायो कंट्रोल एजेंट, तो बड़ा अच्छा रहेगा हमारे लिए, हमारे पॉल्यूशन भी नहीं होगा, सॉइल पोल्यूशन वगैरह, वाटर पोल्यूशन वगैरह भी नहीं होगा। कैसे होता है आइए देखते हैं सर। बायो कंट्रोल ऑफ पेस्ट एंड डिजीज कैसे हम करेंगे? In agriculture, the method of controlling pest that relies on natural predation. ये किसके ऊपर बेस करता है? नेचुरल प्रेडेशन, क्योंकि हर कोई, आपको पता है फूड चेन, जैसे अगर हमें चूहे कम करना है तो हम क्या करें? हम सांप को रख लें, बिल्ली को रख लें, चूहे अपने आप कम हो जाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही अगर हमें मच्छर कम करना है, मच्छर, तो क्या करेंगे? मच्छर कैसे लिखा जाता है? हिंदी तो आती नहीं है, ठीक है? मच्छर अगर हमें कम करना है तो उसके लिए हम क्या करें? हम क्या रखते हैं? ड्रैगन फ्लाई रख लेते हैं, ठीक है? इसके अलावा पानियों में गैम्बूसिया फिश डाल दीजिए, ठीक है? तो वो हमारे मच्छरों को कम कर देगी। तो नेचुरल प्रेडेटर्स का यूज करेंगे हम यहाँ पे। और यहाँ पे क्या है? अ की बिलीफ ऑफ द ऑर्गेनिक फार्मर दैट द बायोडाइवर्सिटी फर्दर हेल्थ, हमारी बायोडाइवर्सिटी से हमारी हेल्थ भी बनेगी। A more variety of landscape has more sustainable it is. The organic farmer therefore work to create system। ये सारी चीजें तो हो गई। क्या हमें करना है? Control conventional farmers or use the commercial method kill both useful। छोड़ दो। इसमें हमें जो मेन है, हमें एक होलिस्टिक अप्रोच चाहिए, ठीक है, जिसमें हम सारी चीजें आसानी से कर सकें। Between myriad of organisms that constitute of the field fauna and flora, the organic farmer folds a view that eradication of the creature that are often described as pest is not only possible। अब यहाँ पे ये सारा ड्रामा रन कर दिया है और अभी तक ये नहीं बता पाए कि साहब हमारा क्या काम होगा, कैसे होगा। हमें साइकिल और पैटर्न और फीडिंग और खाने पीने की सारी बातें इनकी पढ़ना पड़ेगी, और जब आप पढ़ लेंगे तो बड़ा अच्छा काम हो जाएगा। आइए, यहाँ है असली खेल छुपा हुआ। जैसे लेडी बर्ड, बीटल और ड्रैगन फ्लाई, ये यूजफुल होते हैं एफिड्स और मॉस्किटो को मारने में। लेडी बर्ड, बीटल किसको खा जाती है? एफिड्स को। और ड्रैगन फ्लाई किसको खा जाती है? अभी बताया, मॉस्किटोज को, ठीक है। एग्जाम्पल बायो कंट्रोल एजेंट का है दैट कैन बी इंट्रोड्यूस इनटू ऑर्डर टू बटरफ्लाई कैटरपिलर। बटरफ्लाई के कैटरपिलर्स के लिए भी हम इसका यूज कर सकते हैं। बैसिलस thuringiensis, ये हमारा एक बैक्टीरिया है जो बीटी नाम से जाना जाता है, और इसके अंदर एक टॉक्सिन होता है। अगर कैटरपिलर इसे खा लेंगे तो उनकी आंतों में जाके वो टॉक्सिन एक्टिवेट हो जाएगा और कैटरपिलर को मार देगा। तो नेचुरली हम जो पेड़ है, पेड़ों के ऊपर कैटरपिलर लार्वा अगर है तो कहीं पेड़ों की पत्तियां ना खा जाए तो उसके ऊपर बीटी का छिड़काव कर दो, ठीक है। उन्हें सैशे में हम रख के बेचते हैं, पानी में मिला के उसे हम बेचते हैं, ठीक है। तो द बैक्टीरियल डिजीज किल कैटरपिलर बट नॉट अदर अनहार्म इंसेक्ट को, दूसरे इंसेक्ट को हार्म नहीं पहुंचाएगी। इसमें क्या करना है आपको? ये याद करना है कि बीटी बैसिलस thuringiensis होता है। इसको हम यूज करते हैं किसके लिए? कैटरपिलर्स को मारने के लिए, और इसको हम पानी में मिक्स करके स्प्रे कर देते हैं फ्रूट्स के ऊपर और ट्री के ऊपर। ये इंसेक्ट कैटरपिलर को तो खा जाएगा लेकिन बाकी इंसेक्ट को छोड़ देगा, ठीक है। तो ये अच्छा काम करता है, और बायोटेक्नोलॉजी में आपने इसको बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ भी है। नहीं पढ़ा है तो आप वीडियो देख लीजिए। इसके अलावा यहाँ एक वायरस की बात आ जाती है, फंगस की। फंगस है ट्राइकोडर्मा। ट्राइकोडर्मा स्पीशीज जो है वो फ्री लिविंग फंजाई है दैट आर वेरी कॉमन इन द रूट इकोसिस्टम। ये कहाँ मिलेगी? रूट इकोसिस्टम मिलेगी। दे आर इफेक्टिव बायो कंट्रोल एजेंट फॉर सेवरल प्लांट पैथोजन। एक अलग अलग प्लांट पैथोजन के लिए भी एक इफेक्टिव बायो कंट्रोल एजेंट है, अगर जो रूट सिस्टम में होगा उसके लिए। तीसरा आता है एक वायरस है बैक्टीरियोवायरस। आर द पैथोजन दैट अटैक इंसेक्ट्स एंड अदर आर्थ्रोपोड। ये इंसेक्ट और आर्थ्रोपोड्स के ऊपर अटैक करेंगे। मेजॉरिटी ऑफ बैक्टीरियोवायरस जो होते हैं वो बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट की तरह यूज होते हैं, और उनका जो जीनस है वो न्यूक्लियोपॉलीहेड्रोवायरस है। और ये दीज वायरसेस आर एक्सीलेंट कैंडिडेट्स
फॉर स्पीशीज स्पेसिफिक नैरो स्पेक्ट्रम इंसेक्टिसाइडल एप्लीकेशन। ये स्पीशीज स्पेसिफिक होते हैं, नैरो स्पेक्ट्रम होता है और इंसेक्टिसाइडल एप्लीकेशन में इनका यूज होता है। याद रखिएगा ये स्पीशीज स्पेसिफिक किसी खास स्पीशीज के लिए है, ये नैरो स्पेक्ट्रम है, ज्यादा ब्रॉड स्पेक्ट्रम में इनका यूज नहीं हो सकता है, और ये इंसेक्टिसाइडल अप्रोच है, यानी इंसेक्ट्स को ही मारेंगे, और साथ साथ कुछ आर्थ्रोपोड्स के लिए भी ये जिम्मेदार होंगे। हैं क्या ये वायरसेस है। दे हैव बीन शोन टू हैव नो नेगेटिव इम्पैक्ट, ये कुछ कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं होता है प्लांट्स के ऊपर, मैमल्स के ऊपर, बर्ड्स के ऊपर, फिश के ऊपर, और इवन नॉन टारगेट इंसेक्ट्स के ऊपर, किसी नॉन टारगेट इंसेक्ट के ऊपर भी इनका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं होता। दिस इज स्पेशली डिजायरेबल when the beneficial insects are being conserved। ये तब जरूरी है जब हमें beneficial insect को कंजर्व करना हो, तब हम न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोवायरस का यूज करेंगे, और इस तरह से हमारा इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम चलेगा। ठीक है, सेंसिटिव एरिया के लिए। अब आ जाते हैं बायो फर्टिलाइजर्स की तरह। माइक्रोब्स एज बायो फर्टिलाइजर्स। माइक्रोब्स बायो फर्टिलाइजर्स की तरह जो यूज होते हैं वो कौन से होते हैं? देखिए, बायो फर्टिलाइजर का मतलब है आप फर्टिलाइजर डालते हो NPK, नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस के लिए। आपने कहा नाइट्रोजन के लिए नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया लगा लिया जाए, अगर ऐसे ही पोटेशियम और फास्फोरस के लिए भी हमारे कुछ अलग अलग तरीके के माइक्रोब्स का यूज कर लिया जाए तो कितना ही अच्छा रहेगा। हमारी सॉइल में हम बाहर से खाद ना डाल के, फर्टिलाइजर्स ना डाल के, हम NPK का यूज ना करके बायोलॉजिकली हम बायो फर्टिलाइजर्स का यूज कर लें। तो आइए देखें बायो फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं, कैसे हम काम करते हैं। देखिए, बायो फर्टिलाइजर में कई नाम आते हैं, कुछ बैक्टीरिया हैं नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, जैसे अलग अलग हैं। इन्हें ऑर्गेनिक फार्मिंग में भी हम यूज करेंगे, मतलब ये जो फार्मिंग है इन्हें ऑर्गेनिक फार्मिंग ही कहेंगे। बायो फर्टिलाइजर्स आर ऑर्गेनिजम्स दैट इनरिच न्यूट्रिएंट क्वालिटी ऑफ द सॉइल। बायो फर्टिलाइजर्स क्या है? जो हमारी सॉइल की क्वालिटी को इनरिच कर देंगे। द मेन सोर्स ऑफ बायो फर्टिलाइजर्स आर बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया हो सकते हैं, फंजाई हो सकते हैं, साइनोबैक्टीरिया हो सकते हैं। ये तीन तरीके के हो सकते हैं। जैसे आपने रूट नोड्यूल में पढ़ा है लेग्यूमिनस प्लांट्स की एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है राइजोबियम लेग्यूमिनोसोरम का। ठीक है, राइजोबियम आपको एक पूरा हम अभी चार्ट भी दिखाएंगे जिसमें हमने सारी चीजें बनाई, जितने भी नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया सबको एक साथ रख दिया है। फिलहाल में आप यहाँ देखिए, राइजोबियम लेग्यूमिनोसोरम जो है ये कहाँ मिलेगा? लेग्यूमिनस प्लांट की रूट नोड्यूल में मिल जाएगा। ये बैक्टीरिया फिक्स करते हैं एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को into organic forms which used by plants, यानी नाइट्रोजन को नाइट्रेट और नाइट्राइट में, और नाइट्राइट यूज कर लेते हैं प्लांट्स, एंड कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फ्री लिविंगली। कोई फ्री लिविंग भी नाम आता है जैसे एजोस्पाइरलम और एजोटोबैक्टर, thus enrich the nitrogen content of soil, और इस तरह से सॉइल का नाइट्रोजन कंटेंट एनरिच कर देंगे। फंजाई आर आल्सो नोन टू फॉर्म सिम्बायोटिक एसोसिएशन विद प्लांट्स, जैसे कि माइक्रोराइजा होता है। आपने देखा है फंजाई की जो रूट्स होती हैं वो हायर प्लांट्स के रूट्स के साथ में फंजाई एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन करते हैं जिसे हम माइक्रोराइजा कहते हैं। जैसे हमारा एक जीनस है जिसका नाम है ग्लोमस, ये एंडोमाइक्रोराइजा है। कैसा है? एंडोमाइक्रोराइजा, एंडोमाइक्रोराइजा। ये ग्लोमस है। ये जो माइक्रोराइजा है ये क्या करेगा? ये एसोसिएट कर जाएगा और एब्जॉर्ब करेगा, देखिए, फास्फोरस from the soil and passes into the plant, और ये प्लांट में पहुंचा देगा। प्लांट हैविंग सच एसोसिएशन शो अदर बेनिफिट्स आल्सो, जैसे उनको रेजिस्टेंस मिल जाता है रूट बॉर्न पैथोजन से, और टॉलरेंस मिल जाता है सैलिनिटी से और ड्रॉट्स, एंड आल्सो ओवरऑल इंक्रीज हो जाता है, एंड आल्सो ओवरऑल इंक्रीज इन प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, और इनका प्लांट ग्रोथ और डेवलपमेंट में ओवरऑल इंक्रीज हो जाता है। ठीक, अब साइनोबैक्टीरिया की बात करें। साइनोबैक्टीरिया कैसे होते हैं? साइनोबैक्टीरिया ऑटोट्रॉपिक माइक्रोब्स हैं। साइनोबैक्टीरिया क्या है? ऑटोट्रॉपिक माइक्रोब्स हैं जो वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट, एंड मेनी ऑफ देम फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, जैसे कि एनाबिना और नॉस्टॉक और ऑसिलेटोरिया। ये साइनोबैक्टीरिया है जो हमारे पानी में और हवा में और हर तरफ फैले हुए हैं, जो क्या कर रहे हैं? नाइट्रोजन फिक्सेशन कर रहे हैं। इन पैडी फील्ड्स में साइनोबैक्टीरिया सर्व एन इंपॉर्टेंट बायोफर्टिलाइजर। ये इंपॉर्टेंट बायोफर्टिलाइजर की तरह सर्व करता है। ब्लू ग्रीन एल्गी आल्सो ऐड ऑर्गेनिक मैटर टू soil and increase its fertility. Currently in our country, a number of biofertilizers are available commercially in the market, and farmers use these regularly in their fields and replenish soil nutrients and to reduce dependence on chemical fertilizers. ठीक है, ये हमारा हो गया पूरा चैप्टर जो हमने आपको मेन पॉइंट, हाईलाइटेड पॉइंट समझा दिए। आइए अब इसके ऊपर हम लोग चर्चा करते हैं क्वेश्चंस की। ठीक है, और जो अभी चार्ट हमने बताया था वो चार्ट भी देखेंगे। देख, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर का जो पहला क्वेश्चन है
वो ये आपके सामने है, आप इसको देख सकते हैं और बताइए इसका आंसर क्या होगा। Proteinaceous infectious agents are called as. Proteinaceous infectious agents कौन से होते हैं? वायरस, वायरॉइड्स, प्रायंस या ऑल ऑफ दीज? बताइए। प्रोटीनेशियस इन्फेक्शियस एजेंट कौन से हैं? वायरॉइड्स हैं, प्रियॉन्स हैं या वायरसेस भी हैं, ऑल ऑफ द अबव हैं। आपको बताया था हमने प्रोटीनेशियस इन्फेक्शियस एजेंट कौन से होते हैं? विरियोइड्स होते हैं, ठीक है। विरियोइड्स और प्रियॉन्स देख लीजिए, यहाँ अगर ध्यान से देखें पहले ही पेज के ऊपर आपको ये देखने को मिल रहा है। यहाँ अगर आप देखें तो इसमें कौन कौन सी चीजें इंक्लूड होती हैं माइक्रोब्स में? बैक्टीरिया, माइक्रोस्कोपिक प्लांट ऑर्गेनिजम्स, विरियोइड्स एंड आल्सो प्रियॉन्स। आंसर इसका प्रियॉन्स है। प्रियॉन्स दैट आर प्रोटीनेशियस इन्फेक्शियस एजेंट। आ गया जी, ठीक है। प्रोटीनेशियस इन्फेक्शियस एजेंट यानी कि प्रियॉन्स की बात हो रही है। आंसर क्या जाएगा इसका? प्रियॉन्स जाएगा। आंसर इज सी। आंसर क्या हो गया इसका? सी हो गया, प्रियॉन्स। क्लियर हो गई बात। दूसरा, which of the following microbe can be grown on nutritive media from in form colonies? बैक्टीरिया और देखिए बैक्टीरिया और फंजाई को हम कॉलोनी की फॉर्म में ग्रो कर सकते थे, तो ए और बी जाएगा, यानी इसका आंसर हो गया ए। द डो which I use for making idli and dosa is fermented by Saccharomyces cerevisiae। बैक्टीरियम, ठीक है। बैक्टीरियम। ये जो है डो ये किसके लिए होता है? ये आपका ब्रेड के लिए होता है, बैक्टीरियम। ठीक है, ब्रेड के लिए होता है। लेकिन इडली और डोसा के लिए जो होता है वो बैक्टीरिया होता है, ठीक है। लार्ज होस्ट जो स्विस चीज में मिलते हैं आपको, वो किसकी वजह से होते हैं? प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मेनाई। ये एक बैक्टीरिया है। स्विस चीज में बैक्टीरिया लगता है, रॉकीफोर्ड चीज में फंगस लगता है, ठीक है। रेस्पिरेटरी डिजीज इज कॉज्ड बाय, इनमें से किसके द्वारा रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर होता है? एडिनो वायरस के द्वारा रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर होगा। चीज इज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ, ऑल ऑफ द अबव। देखिए इसके फ्लेवर के बेसिस पे, कलर के बेसिस पे, टेक्सचर, तीनों के बेसिस पे हो सकता है चीज को क्लासिफाई किया जा सकता है। कर्ड, चीज एंड बटर आर प्रोड्यूस्ड द यूज ऑफ, ये कैसे होते हैं? कर्ड, चीज और बटर। ईस्ट से देखिए यहाँ पे कर्ड, चीज और बटर में बैक्टीरिया लगता है। देखिए चीज और बटर में बैक्टीरिया भी लग सकता है, ईस्ट भी लग सकता है, ठीक है। कर्ड में भी ईस्ट लग सकता है, इसलिए वैसे तो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया लगता है, हाँ, ठीक है। तो इसका आंसर क्या जाएगा? आंसर क्या जा रहा है? ईस्ट जा रहा है वैसे इसका आंसर, लेकिन अगर अलग अलग इंडिविजुअल देखें तो इसका आंसर ईस्ट नहीं होगा, लेकिन फिर भी अगर जा रहा है तो कोई बात नहीं। विनेगर इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम अल्कोहल विद द हेल्प ऑफ, विनेगर कैसे बनाया जाता है? एसिटोबैक्टर एसिटाई, क्योंकि उसमें एसिटिक एसिड होता है। एसिटिक एसिड, एसिटोबैक्टर एसिटाई से। विनेगर क्या है? सिरका, सिरके में एसिटिक एसिड होता है, तो एसिटोबैक्टर एसिटाई से होगा। चलिए ये वाला क्वेश्चन देखिए, हमने आपको बताया था डायग्राम बेस्ड भी क्वेश्चन आ सकता है, और यहाँ आ गया। इसमें आपको बताना है एडिनो वायरस कौन सा है, बैक्टीरियोफेज कौन सा है, और टीएमवी कौन सा है। ए वाला क्या है? बैक्टीरियोफेज हो गया। बी जो हो गया आपका एडिनो वायरस हो गया, और ये टोबैको मोज़ेक वायरस हो गया। तो ए का 2 और सी का 3, बी का सी, सी, ठीक है जी। चल अगला देखिए, क्वेश्चन वगैरह सब सही है, सब्सक्राइब भी कर लीजिए, वो ज्यादा अच्छा है। इन चीज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर रिक्वायर्ड फॉर, चीज में माइक्रो ऑर्गेनिज्म का क्या यूज है? राइपनिंग और सोरिंग के लिए भी है ना, सोरिंग एंड राइपनिंग दोनों के लिए। लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया ये मिल्क को कर्ड में बदल देता है, तो कौन से विटामिन का मात्रा बढ़ जाती है? विटामिन B12 की, ठीक है।
Production of beverages and antibiotics on an industrial scale requires growing microbes in very large vessels called fermenters. देखिए भैया बेवरेजेस के लिए फर्मेंटर लगाए जाते हैं। पेनिसिलिन जो मिली थी वो अमेरिकन सोल्जर ने कौन सी वर्ल्ड वॉर में, वर्ल्ड वॉर सेकेंड में इसका यूज बहुत हुआ है। अब यहां आपको मिलाना है अच्छा नहीं। डिप्थीरिया को क्या कहते हैं, लेप्रोसी को क्या कहते हैं, होपिंग कफ को क्या कहते हैं, और प्लेग ब्रैकेट, जिसके ब्रैकेट वाली चीजों से आ गया। तो डिप्थीरिया का क्या होगा, अगर आप एनसीईआरटी देखें, डिप्थीरिया का होगा गलघोटू। डिप्थीरिया हो गई गलघोटू। होपिंग कफ काली खांसी, लेप्रोसी हो गया कुष्ठ रोग। कुष्ठ रोग, और प्लेग जो हो होपिंग गया कफ जो है वो काली खांसी है। प्लेग इज ब्लैक डेथ। ठीक है, आंसर इज सी। सी इसका आंसर हो गया। आप देख लीजिए आंसर मिला दिया। ठीक, आई फुल पोटेंशियल पेनिसिलिन, पेनिसिलिन का देखिए डिस्कवरी तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने तो डिस्कवरी कर दी थी, लेकिन पूरी बात किसने बताई, फुल पोटेंशियल के एंटीबायोटिक, तो चेन और फ्लोरीन। ग्लूकोज फर्मेंटेशन बाय ईस्ट, इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अगर फर्मेंटेशन होगा तो इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में 10th क्लास की किताब में भी ये लिखा हुआ है। आगे, पेनिसिलिन इनहिबिट करता है बैक्टीरिया का मल्टीप्लिकेशन बिकॉज, कैसे ये चेक कर देता है, सेल वॉल फॉर्मेशन को इनहिबिट ये बैक्टीरिया के अंदर सेल वॉल ही नहीं बनने देगा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इट चेक्स इनहिबिट द सेल वॉल फॉर्मेशन, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। विच ऑफ द कॉलम मैच कराना है, किससे किससे होता है। अभी आपको बताया कि सिर्फ आपका सिट्रिक एसिड जो होता है वो एसिडोबैक्टर एस्परजिलस नाइजर से होता है, और बाकी सारे बैक्टीरिया से। ए और ई जो है वो फंगस से बनेंगे, बाकी सारे बैक्टीरिया से बनेंगे। ए और एसिड और इथेनॉल ई, फंगस। ए और ई जी फंगस से, इथेनॉल भी फंगस से होता है। यस, सिट्रिक एसिड और इथेनॉल ये तो फंगस से, बाकी सारे बैक्टीरिया से बनेंगे। आंसर क्या जा रहा है इसका, डी। डी। अगला 1928 साइंटिस्ट एंड एंटीबायोटिक्स आर, 1928 में जो साइंटिस्ट ने डिस्कवर करी, फ्लेमिंग पेनिसिलिन। याद रखिए अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की डिस्कवरी करी। बी। ठीक है, फ्लेमिंग और पेनिसिलिन। Which is false about antibiotic, एंटीबायोटिक के लिए गलत क्या है। The term antibiotic was coined by Weizmann, Antibiotic was capable of curing any disease is wrong। ये टर्म तो इन्होंने दिया था, ठीक है, और ये Boxman एनी डिजीज के लिए नहीं होता है, क्योंकि अगर वायरल डिजीज है तो उसमें एंटीबायोटिक का यूज नहीं कर सकते हैं। सम पर्सन्स डेवलप एलर्जी टू एंटीबायोटिक, बिल्कुल सही है। एंटीबायोटिक्स आर प्रोड्यूस्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन, मैच द कॉलम फर्स्ट एंड सेकंड। एस्परजिलस नाइजर से सिट्रिक एसिड है ना जी। एस्परजिलस नाइजर से सिट्रिक एसिड, क्लॉस्ट्रिडियम ब्यूटाइलिकम से ब्यूटाइरिक एसिड, ये सेकंड हो गया। सैक्रोमाइसिस सेरिविसियाई से इथेनॉल, सैक्रोमाइसिस सेरिविसियाई, इथेनॉल। ये सेरिविसी गलत लिख गया, सेरिविसी इथेनॉल होगा। ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम से साइक्लोस्पोरिन ए बनेगा। ट्राइकोडर्मा साइक्लोस्पोरिन ए। मोनास्कस परप्यूरियस से स्टैटिन बनेंगे। ठीक है, ये द आंसर इज सी। आंसर आप मिला लीजिए। An enzyme that stimulates germination of barley seed, याद रखिए अल्फा एमाइलेज होता है, बार्ले सीड्स के लिए होता है। Fermentation and sedimentation are the sewage treatment step involved in primary treatment के secondary। Filtration and sedimentation आपका ये physical treatment है, और physical treatment primary treatment होता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए जाएगा। In biological treatment, when BOD of sewage is reduced significantly, the efficient effluent is then passed to कहाँ चला जाएगा। जब BOD को कम कर लेंगे पूरी तरह से, तो इसे कहाँ भेज देंगे, एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में। फिजिकल रिमूवल ऑफ लार्ज एंड स्मॉल पार्टिकल्स, फिजिकल रिमूवल का क्या होता है, प्राइमरी ट्रीटमेंट होता है। सीवेज ट्रीटमेंट प्रोसेसेस in which part of the decomposer bacteria is recycled into starting the process is called sewage treatment.
processes in which part of decomposer bacteria is recycled, उनको रिसाइकिल करा दिया जाएगा, दोबारा से डाल दिया जाएगा। तो एक्टिवेटेड ट्रीटमेंट या प्राइमरी ट्रीटमेंट या साइक्लिक ट्रीटमेंट, कौन सा इसका ऑप्शन होगा या टर्शियरी? आंसर होगा डी। इसका आंसर है एक्टिवेटेड, क्योंकि एक्टिवेटेड स्लज डाइजेस्टर बनता है, वो एक्टिवेटेड स्लज होता है। ठीक है जी। नेक्स्ट, माइक्रोब प्रोड्यूस डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेस एंड प्रोडक्ट्स। वो माइक्रोब्स जो गैसेस एंड प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो इसका आंसर क्या होगा? बोथ ए एंड बी। 27 का बोथ ए एंड बी। बोथ ए एंड बी। बी। ठीक है, अगला, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल्स CO2 कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ बनती है? फर्मेंटेशन ऑफ डो में भी बनती है, ठीक है, और चीज मेकिंग में, A B C D E सब में सब बनती है, में बस बनती है। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में नहीं बनती है। लैक्टिक एसिड उसमें बन जाता है, इसलिए नहीं बनती, बाकी सब में बनती है। तो आंसर जाएगा सी। जी। आप इसको देखिए, इसका आंसर आप खुद बताएंगे, कमेंट इसका में आंसर लिखेंगे। है 29 का ऑप्शन कमेंट में लिखेंगे। अगला, पेक्यूलियर a particular color occurs in area of cow sheds is due to the gas produced। आर्कीबैक्टीरिया। आर्कीबैक्टीरिया होगा इसमें, ठीक है। अगला, बैक्टीरियोवायरस, आर्कीबैक्टीरिया मेथोजेंस होते हैं ना, इस वजह से बैक्टीरियोवायरसेस आर यूज्ड इन बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट दैट अटैक किसके ऊपर? बोथ ए एंड सी। देखिए, इंसेक्ट्स और आर्थ्रोपोड दोनों के ऊपर अटैक करते हैं। टू कंट्रोल बटरफ्लाई कैटरपिलर कौन सा होता है? बैसिलस thuringiensis। अगला 33 which is correct about the nucleopolyhedrovirus। ये नैरो स्पेक्ट्रम होते हैं। इनकरेक्ट बताना। करेक्ट बताना है। स्पीशीज स्पेसिफिक होते हैं, ब्रॉड स्पेक्ट्रम नहीं होते हैं, नैरो स्पेक्ट्रम होते दे हैं। आर नैरो स्पेक्ट्रम। तो ये यार कैसे हो गए? इनकरेक्ट बताना है। नॉन टारगेटेड इंसेक्ट को ये हार्म नहीं करते, नो नेगेटिव इंपैक्ट करते हैं। तो सही आंसर इसका ये हो गया सी। व्हिच इज अ माइक्रोबियल इंसेक्टिसाइड। विच इज माइक्रोबियल इंसेक्टिसाइड। इसमें माइक्रोबियल इंसेक्टिसाइड कौन सा होगा? माइक्रोब्स को कौन मारेगा? बैसिलस thuringiensis। ठीक है। बायो फर्टिलाइजर्स इंक्लूड। बायो फर्टिलाइजर में कौन आता है? माइक्रोराइजा, नाइट्रोजन फिक्सिंग, सारे के सारे, ऑल ऑफ द अबव। एजोला इज यूज्ड एज बायो फर्टिलाइजर एज इट इज सिम्बायोटिक होता है। एजोला, एनाबिना एजोला साइनोबैक्टीरिया है। माइक्रोराइजा इज हेल्पफुल इन, माइक्रोराइजा किसमें हेल्पफुल होता है? अरे यार, अभी सॉइल से न्यूट्रिएंट्स को लेने में यार, गेटिंग न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम सॉइल, प्रोवाइडिंग रेजिस्टेंस अगेंस्ट, सब पहला दूसरा है इसका, गेटिंग न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम सॉइल। अब वीट में पैडी फील्ड में कौन होता है? राइजोबियम। नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए होता है, रूट नोड्यूल में होता है। क्या करता है? रिच नाइट्रोजन, पहला ऑप्शन जाएगा, सॉइल विल बिकम रिच। नो इफेक्ट ऑन सॉइल नाइट्रोजन। वीट फील्ड में, अच्छा पैडी फील्ड में होता है, यहाँ वीट फील्ड हो गया, ठीक है, तो नो इफेक्ट होएगा। इसका आंसर जाएगा बी, 38 का बी। ठीक है, अगला विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज बायो फर्टिलाइजर। ये तो हो गया है, सारे के सारे बायो फर्टिलाइजर की तरह हो जाएंगे। विच शुड बाय यूज ऑफ प्रोडक्शन ऑफ बायोइथेनॉल। बायोइथेनॉल के लिए आप किसका यूज करेंगे? ब्रेसिका, जियामेस, जेट्रोपा बायोइथेनॉल के लिए होता है। क्वेश्चन अच्छा है। एन एग्जांपल ऑफ एंडोमाइकोराइजा। एंडोमाइकोराइजा के लिए कौन सा है? ग्लोमस। कॉमर्शियल बायो कंट्रोल एजेंट प्लांट डिजीज। प्लांट डिजीज के लिए बायो कंट्रोल एजेंट कौन होगा कॉमर्शियली? बताइए जल्दी से। इसका आंसर हो गया ट्राइकोडर्मा। ठीक, अगला, ग्रे बायोटेक्नोलॉजी इज रेफर्ड टू एज, रिलेटेड टू, ये किससे रिलेटेड है? मेडिकल प्रोसेस से। मेडिकल प्रोसेसेस से रिलेटेड है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला, which of the following is mainly produced by the activity of aerobic bacteria on sewage। अरे यार, मार्च गैस निकलती, मीथेन को ये मार्च गैस कहते हैं, तो मीथेन निकलेगी, है ना। नेक्स्ट, सेकेंडरी ट्रीटमेंट क्या होता है? ये केमिकल या बायोलॉजिकल प्रोसेस है, बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है सेकेंडरी ट्रीटमेंट। अगला, कंटिन्यूअस एडिशन ऑफ शुगर इन फर्मेंटेशन इज डन, कहां से? डन टू प्योरिटी एंजाइम, डिग्रेड सीवेज, कंटिन्यूअस एडिशन ऑफ शुगर इन फर्मेंटेशन, बायोलॉजिकल मीथेन के लिए। विच इज फंगीसाइड। इसमें फंगीसाइड कौन है भैया? फंगीसाइड, फंगस को मारने के लिए कौन आता है? कौन सा मिक्सचर?
DCMU. DCMU ये एक फंगीसाइड है, ठीक, which is the one, which one is example of biocontrol and pest pathogen using microbes? कौन सा है इसमें? बायोकंट्रोल ऑफ पेस्ट एंड पैथोजन। पेस्ट और पैथोजन का बायोकंट्रोल किससे होएगा? ट्राइकोडर्मा अगेंस्ट सर्टेन प्लांट पैथोजन। इसका आंसर B2। लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया ग्रो इन मिल्क कन्वर्ट करता है और क्या बनता है? B12 की। गुड प्रोड्यूसर ऑफ सिट्रिक एसिड कौन है? सिट्रिक एसिड एस्परजिलस, ठीक है, एस्परजिलम लिख दिया, एस्परजिलस है। मैच द फॉलोइंग। सैक्रोमाइसिस क्या करता है? मोलस्कस परफ्यूरिस क्या करता है? इसके आंसर आप खुद बताएंगे। इसका आंसर D है। D जी। माइक्रो रिसेप्टर 51 का D जी, 32 का B है जी, इसका D है। D 51 का D D जी। ठीक। अब माइक्रोब्स विच एक्ट एज बायो फर्टिलाइजर इसका आर, B है। इसमें कौन सा होगा? B, फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग, ये बायो फर्टिलाइजर के लिए हो जाएगा, ठीक। साइक्लोस्पोरिन ए किससे? मोलस्कस परफ्यूरियस से। योगर्ट, योगर्ट इज प्रोड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ, C है इसका है लैक्टोबैसिलस बल्गैरिकस और स्ट्रेप्टोकोकस थर्मस। अगला, द फंगस यूज्ड फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ सिट्रिक एसिड, पता है आपको, आप खुद बताएंगे। लार्ज होल ऑफ स्विस चीज किससे होता है? प्रोपियोनाइट शार्मन। लास्ट क्वेश्चन, माइक्रोब और उनके प्रोडक्ट और उनके एप्लीकेशन। सही बताइए मैच, रॉन्गली मैच, गलत बताना है आपको। बी है इसका। इसका आंसर है क्लॉस्ट्रीडियम ब्यूटाइरिकम, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ हमने यहाँ पे आपको बैक्टीरिया के नाम दिए जो फ्री लिविंग है और नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है, और कुछ सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है, इनको और देख लीजिए। यहाँ से ये खत्म हो जाएगा हमारा काम। देखिए, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो होते हैं वो दो तरीके से मिल सकते हैं, फ्री लिविंग मिलेंगे और सिम्बायोटिक मिलेंगे। फ्री लिविंग में भी एरोबिक और एनारोबिक दो तरीके के हो सकते हैं। अगर एरोबिक का नाम आता है तो एजोटोबैक्टर, बीजेरिंकिया और क्लेप्सिला आएगा, और अगर एनारोबिक आ जाता है तो क्लॉस्ट्रीडियम आ जाएगा। अगर सिम्बायोटिक है तो किसी के साथ में मिल के चल रहे होंगे, जैसे लेग्यूमिनस प्लांट्स की रूट में आएगा तो राइजोबियम लेग्यूमिनस होगा, नॉन लेग्यूमिनस प्लांट्स की रूट में होगा तो फ्रैंकिया, ये अल्नस के साथ में होगा, स्टेम नोड्यूल्स में होगा तो एजोराइजोबियम, ये सेस्पेनिया के अंदर होगा, और लीफ नोड्यूल तो ये ज़ैंथोमोनास होगा, ठीक है, ऑफ एल्डिसिया, ये एल्डिसिया के अंदर होगा। ये आपको याद कर लेना है, इससे बहुत क्वेश्चन बने हैं पिछले सालों में, तो उम्मीद करते हैं आपको सब अच्छा लगा होगा चैप्टर। क्वेश्चंस भी आपके समझ में आ गए होंगे, फास्टली कराया थोड़ा, बट ये रिवीजन हो गया आपका। उम्मीद करते हैं सब आपको समझ में आया होगा। अगली वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। हैव अ नाइस डे।